हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 5 की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड सी चैप्टर 9 अप यू गो। और इस चैप्टर का ये है थर्ड पार्ट। इससे पहले मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पहले ही कंप्लीट करवाया हुआ है। उम्मीद है आपने इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जरूर देख लिया होगा। अगर आपने मिस कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। और जिस इन दोनों पार्ट की अगर बात करें कंबाइंड, मैंने इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको आंसर राइटिंग भी करवाया था। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं रॉक क्लाइंबिंग टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और इसमें क्वेश्चन नंबर 14 ऑनवर्ड हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं। चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये जो स्टोरी है एक मैडम की है, उनकी डायरी से हम लोग ये स्टोरी रीड कर रहे हैं जब उन्होंने माउंटेन की ट्रैकिंग वगैरह की थी उसके रिगार्डिंग में। तो उनकी डायरी में डेट है 10 फरवरी 1984। उस डेट को जो मैम ने लिखा था उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वी हैड टू क्लाइंब 15 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज। इट वॉज एट हाइट ऑफ 1600 मीटर। Our rucksack had all that we may need: food packet, water bottle, rope, hook, plastic sheet, diary, torch, towel, shop, winter cheater, whistle, glucose, jaggery, chana, and some other snacks. We could see fruits and vegetable growing in the step field. अब ये जो मैम है जो ट्रैकिंग करने के लिए गई थी, तो वो बता रही है कि आज का जो हमारा काम है ये है कि हमें 15 किलोमीटर एक टेकला विलेज है वहां पे हमें क्लिम करना है, उसकी चढ़ाई करनी है। और इसकी जो हाइट आपको बताई जा रही है, इसकी हाइट है अराउंड 1600 किलोमीटर। तो उनके पास जो बैग है जिनके अंदर वो सामान वगैरह कैरी कर रहे हैं, तो उन्हें क्या क्या फूड आइटम चाहिए उनके बारे में उनके यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये सारी चीजें हैं जो उनको ट्रैकिंग के लिए ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो जब ये सारी चीजें देखती हैं, देखने के अलावा उन्हें फ्रूट्स और वेजिटेबल को भी आसपास में कहीं ग्रो करते हुए फील्ड में उन्हें देखने को मिलता है। वी सॉ कर्नल राम सिंह स्टैंडिंग ऑन द 90 मीटर हाई फ्लैट रॉक विच पीक एंड रॉक। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे वो ट्रैकिंग कर रही थी, जैसे आप यह देख रहे हो चढ़ रहे हैं ऊपर, तो उन्होंने देखा कि जो कर्नल राम सिंह है वो ऊपर खड़े होकर के, यानी कि 90 मीटर हाइट पे खड़े होकर के वो इन सबको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। यानी कि जिनके अंदर ये ट्रेनिंग के, जिनके अंदर इन्होंने ट्रेनिंग ली है, जिनके अंदर ये लोग काम कर रहे हैं, वो जो पर्सन है वो इनको मॉनिटर कर रहे हैं और इनको गाइड वगैरह कर रहे हैं कि किस तरह से इनको चढ़ना है। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जा रही है। We had been told to first observe the rock carefully and identify holes, place where we can put our hands and feet. अच्छा, हमें इन लोगों को जो भी जितने भी लोग ट्रैकिंग के लिए आए उन्हें इंस्ट्रक्शन एक तरह से दी गई है कि सबसे पहले उन्हें क्या करना है कि जो भी माउंटेन है, जो भी एरिया है जहां पे इन्हें ट्रैकिंग करनी है, पहले उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करना है और बहुत केयरफुली ये जो रॉक वगैरह है उस प्लेस को आइडेंटिफाई करना है जहां पे ये अपने हाथ को, अपने पैर को अच्छे से प्लेस कर सकें। जैसे आप ये देख सकते हो ये रॉक वगैरह है, तो यहाँ पे कहाँ पे हम अपने पैर रख सकते हैं, कहाँ पे हम पकड़ सकते हैं, इन सारी चीजों को ढंग से हमें ऑब्जर्व करके इनको आइडेंटिफाई कर लेना है ताकि चढ़ने वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना हो। टुडे आई वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट, आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन। अच्छा, प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि लास्ट डे क्या हुआ था कि मैडम ने क्या किया था कि जितने भी लोग ट्रैकिंग कर रहे थे सबसे लास्ट में, पीछे लास्ट में लाइन में लग गई थी। तो फिर मैडम को सबसे पहले कॉल किया गया था कि मैडम ये एक्टिविटी सबसे पहले आप करोगे। तो आज भी मैडम बोल रही कि आज मैं सबसे लास्ट में नहीं लगूंगी, आज मैं सबसे पहले ही जाकर के लाइन में लग जाऊंगी, ताकि लास्ट में लगूंगी तो उनकी ट्रेनर है वो क्या करेंगे, उनको सबसे आगे बुला लेंगे, इसके इंस्ट्रक्टर। तो इन्होंने पहले डिसाइड कर लिया कि मैं आज लास्ट में नहीं लगने वाली हूँ। और इंस्ट्रक्टर टाइड, और इनके जो इंस्ट्रक्टर है जो जिसे यहाँ पे कर्नल राम सिंह है, तो वो उनको अच्छे से बांध देते हैं जो भी रॉक वगैरह है उनके विस्ट वगैरह, ताकि सेफ्टी मेजर ले सकें। जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हो, ये मैडम ये ट्रैकिंग कर रही है, ये माउंटेन में चढ़ने की कोशिश कर रही है, तो इनकी कमर पे देखो रस्सी वगैरह इस तरह से बांध दिया गया है ताकि कोई इंजरी वगैरह ना हो। यानी कि प्रिकॉशंस लेकर के ही ट्रैकिंग वगैरह की जाती है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट जैसे हम लोग घर में दीवार वगैरह पे चढ़ते हैं तो डायरेक्ट चढ़ जाते हैं, खेलते कूदते हो गए आप लोग पेड़ वगैरह पे भी, तो कोई सेफ्टी मेजर नहीं लेते हो। बट जब माउंटेन वगैरह में हम ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, ऊपर चढ़ाई करते हैं, तो इन सब चीजों को इंश्योर किया जाता है। तो इसलिए जो कर्नल राम सिंह है, जो इनके इंस्ट्रक्टर हैं, वो रस्सी की मदद से इनके कमर पे को बांध देते हैं ताकि ये गिरे ना, कोई इंजरी ना हो। He put the sling and held the thick rope which was hanging. He started climbing as if he was running up. और उसके बाद जैसे जिस तरह से इनको इन्होंने ट्रेन किया कि भाई आप लोग चढ़ना है,
तो जो इनके इंस्ट्रक्टर है वो खुद भी चढ़ के दिखा दे रहे हैं कि किस तरह से चढ़ना है। और वो जब वो क्लाइंब कर रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे वो रनिंग कर रहे हो, मतलब ये पहाड़ पे चढ़ाई नहीं कर रहे हो बल्कि रनिंग कर रहे हो, यानी उनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो रखी होगी, वो बहुत ज्यादा बार वो ट्रैकिंग वगैरह कर चुके हैं, तो उनके लिए तो जैसे दौड़ लगाने जैसा हो गया। बट हम जैसे को जो हम लोग ट्रैकिंग वगैरह नहीं करते हमारे लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा और हम लोग डर भी सकते हैं। तो मैम बोल रही है आई वॉज ऑल्सो पुट माई स्लिंग बट एज आई टुक माई फर्स्ट स्टेप आई स्लिप्ड एंड देर आई सॉ। और उसके बाद जैसे बता रही कि मैं जब इस तरह से ट्रैकिंग कर रही थी, चढ़ रही थी, तो मैं क्या हो गई, स्लिप हो गई, मतलब एक तरह से स्लिप करके इसके पैर ठीक से टिके नहीं, गिरने को हो गई है। आई वॉज स्विमिंग फ्रॉम द रोप, और जो ये रोप जो इसकी कमर में लटका पड़ा है इसकी मदद से ये झूलने लगी, यानी कि इनका हाथ जहां पे भी इन्होंने होल्ड किया था वहां पे ठीक से पकड़ नहीं पाई, और जो पैर जहां पे रखा था वहां से स्लिप हो गया था, तो मैम झूलने लग गई। तो बाकी लोग उन्हें कुछ बोलते हैं, कीप योर बॉडी एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो जो भी सब लोग कहते हैं कि जैसे 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखो, 90 डिग्री के एंगल की तरह रखो ताकि आप गिरोगे नहीं। तो ये लोग उसे गाइड कर रहे हैं ताकि वो बच जाए, उन्हें चोट वोट ना आए। तो उसी के बारे में यहाँ मेंशन किया है मैम ने कि कीप योर बॉडी एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग। आई हर्ड कीप योर बैक स्ट्रेट, डू नॉट बेंड। और लोग ये भी कह रहे हैं कि अपना जो बैक है, कमर है, इसको बिल्कुल सीधा रखो, इसको घुमाओ, मोड़ो मत इसको। इस तरह से ये लोग इसको बता रहे थे। वैसे ही जैसे आप भी कहीं जा रहे हो, कहीं चोट वोट लग रही होती है, तो लोग आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, चोट लग जाएगी। तो उसी तरह से जैसे ये मैडम चढ़ रही थी, जैसे इनका पैर फिसल गया, तो लोग इनको बोलने लगे कि बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहो, गिरो, झुको मत, अगर झुकोगे तो चोट लग सकती है, और अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखो, 90 डिग्री के एंगल में रखो, जैसे 90 डिग्री का एंगल स्ट्रेट बनता है ना, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्ट्रेट रखना है अपनी बॉडी को ताकि कोई इंजरी वगैरह ना हो। यानी कि लोग क्या कर रहे हैं, इनसे गाइड कर रहे हैं। जैसे हम ग्रुप में जब ट्रैकिंग वगैरह करते हैं तो लोग क्या करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, इंजरी वगैरह बहुत इजीली अवॉइड हो जाती है जब सब लोग ग्रुप में एक्टिविटी करते हैं। तो वही चीजें यहाँ पे मैडम मेंशन कर रही है अपनी डायरी में। कीपिंग दिस इन माइंड आई इमेजिन दैट रॉक एज फ्लैट ग्राउंड एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब अप। अब जब सब लोग इतनी सारी चीजें बता रहे हैं तो इन बातों को उन्होंने अपने दिमाग में रखा और इमेजिन करने लगी कि जिस तरह से कि मैं रॉक पे नहीं बल्कि एक फ्लैट ग्राउंड जो होता है ना, जैसे खेलते हैं हम, जैसे जहाँ पे क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल वगैरह जो आप खेलते हो, फ्लैट ग्राउंड होता है, बल्कि वहां पे मैं एक तरह से चढ़ाई कर रही हूँ, वहां पे मैं वॉक कर रही हूँ, क्लाइंब कर रही हूँ। ऐसा मैम ने अपने माइंड को मैम ने इस तरह से तैयार किया और फिर उसके बाद क्लाइंब करना यानी कि पहाड़ की चढ़ाई करना शुरू कर दिया। अगेन वाइल कमिंग डाउन वी हैड टू यूज द रॉप इन द स्पेशल वे कॉल्ड रैपलिंग। अच्छा, उसके बाद ये तो पहले चढ़ाई करने की बात हुई, और उसके बाद जब वो लोग नीचे उतरते हैं तो नीचे उतरते टाइम भी ड्रॉप यानी रस्सी वगैरह को अच्छे से इस्तेमाल करना होता है ताकि इंजरी वगैरह को अवॉइड किया जा सके। तो इनका एक खास तरीका होता है, जिस रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं, रस्सी को पकड़ के नीचे उतरते हैं। तो ये जो मेथड है, ये जो स्पेशल वे है, इसको रैपलिंग बोला जाता है। यानी अगर क्वेश्चन अगर इस टाइप से पूछा जाए व्हाट इज रैपलिंग, तो आप ये आंसर लिख सकते हो, रैपलिंग इज अ स्पेशल वे टू कम डाउन फ्रॉम माउंटेन टू द ग्राउंड। कि ग्राउंड पे आने के लिए जब हम माउंटेन वगैरह में होते हैं तो एक मेथड होता है, एक वे होता है जिसमें रस्सी वगैरह को यूज करके हम लोग नीचे आते हैं। तो उसकी मीनिंग यहाँ पे आपको बताई गई है। आई डिड दिस विद द सेम फियरलेसनेस। अच्छा, ये सारी चीजें यानी कि जो रैपलिंग प्रोसेस है ये मैंने कंप्लीट किया और बिल्कुल बिना किसी डर के, फियर होता है माइंड में, अब फियर खत्म हो गया। वो इसलिए क्योंकि काफी दिनों से ये लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं और ये एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इनके दिमाग में अब कोई फियर वगैरह नहीं रहा। तो फिर ये मैंने ये सारा सब कुछ कर लिया, यानी कि पहाड़ पे चढ़ना उतरना, ये जो जितने भी काम है सब मैंने बहुत ईजिली कर लिया और बिना किसी डर के। ठीक है, ये मैडम बताती है। अच्छा, अब आपके लिए नेक्स्ट एक टॉपिक जिसका हेडिंग है टेल। अब टेल के अंदर आपके लिए क्या क्वेश्चन है, देखो प्रीवियस पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक करवाया था। इट मींस ये वाला जो क्वेश्चन होगा आपका, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। तो पहले आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को नोट कर लोगे। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन भी कर देता हूँ और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे। हैव यू एवर क्लाइंब अ ट्री? क्या कभी आपने किसी पेड़ पे चढ़ाई की है? डेफिनेटली आंसर यस ही होगा। सब लोग खेलते कूदते हो पेड़ पे चढ़े ही होगे। ठीक है, तो मैं तो मान के चल रहा हूँ आपका आंसर यस ही होगा। हाउ डिड यू फील? आपने कैसा फील किया था, मतलब फर्स्ट टाइम के बारे में बताना कि फर्स्ट टाइम जब आप पेड़ पे चढ़े तो आपने कैसा फील किया था, उसके बारे में आप बता सकते हो। वर यू स्कैर्ड? क्या आप डर गए थे? मतलब हो भी सकता है कि आप डर भी गए हो कि नहीं मुझे चोट लग सकती है, और ऐसा हो भी सकता है कि नहीं सर आप बिल्कुल नहीं डरे, हम लोग तो सर बहुत शैतान है, हम लोग तो शैतानी करते हैं, हमें मजा आता है, ऐसा भी होता है ना। तो जो भी है आपके अकॉर्डिंग, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखोगे। डिड यू एवर फॉल? क्या कभी पेड़ वगैरह से आप गिरे हो क्या, वो भी आपको बताना है।
ठीक है, तो यानी कि एक ही क्वेश्चन है, बट अगर ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस बन गए छोटे छोटे। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और नेक्स्ट फोर्थ हो गया। यानी कि एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और उसके अंदर छोटे छोटे 4 क्वेश्चन हो गए। यानी कि लॉन्ग आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, अगर आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नोट कर लिया। इसका आंसर देखो कुछ इस तरह से लिख सकते हो। तो पहले तो मैं यस लिख देता हूँ। यस मैंने क्लाइम किया हुआ है, यानी पेड़ पे चढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने यस लिख दिया। आई ट्राइड क्लाइंबिंग अप द ट्री, कि भी मैंने जब ये क्लाइंब ट्री किया। आई फील सो स्कैर्ड, कि स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम जब पेड़ पे चढ़ते हैं तो हमें बहुत डर लगता है, स्कैर्ड होते हैं हम लोग। दैट आई वुड फॉल डाउन बट क्विकली आई डिड नॉट फॉल डाउन, कि भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पेड़ से गिर सकता हूँ, ठीक है, नीचे गिर सकता हूँ, इस टाइप का डर लगता है। देखो कोई बोलेगा नहीं, बट स्टार्टिंग में तो लगता है भी। अब आप लोग पहली बार जब चढ़े होगे तब डर लगा होगा, अभी नहीं लगेगा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो रखी है। अच्छा, क्या आप गिरे थे? अब गिरे थे तो यस लिख देना। अगर नहीं गिरे हो, जैसे मैंने अपना लिखा है, बट लकीली आई डिड नॉट फॉल, कि मैं तो नहीं गिरा था, इसलिए मैंने आंसर डिड नॉट लिख दिया। तो आप लिख सकते हो यस आई फॉल डाउन, अगर आप गिर गए थे तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना आंसर लिख सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 और इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15। देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है क्या? हैव यू एवर सीन समवन क्लाइम अ स्मॉल वॉल? क्या आपने किसी को देखा है कि भी कोई छोटा दीवार वगैरह है, इसको क्रॉस करते हुए, इसको चढ़ते हुए आपने किसी को देखा होगा? बिल्कुल देखा होगा अपने फ्रेंड्स वगैरह को। आपने खुद भी किसी न किसी दीवार पे चढ़े होंगे, है ना? तो आंसर तो यस ही मैं मान के चलता हूँ। व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लाइंबिंग अ वॉल एंड क्लाइंबिंग अ हाई रॉक? अच्छा, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब आपने किसी को छोटे दीवार पे चढ़ते हुए देखा था, तो अब आपको ये बताना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। यानी कि एक छोटा दीवार जो होता है उस पे चढ़ने में और किसी पहाड़ पे चढ़ने में, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, मुझे ये बताना है। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया, पहले तो यस नो में अपना आंसर दे दोगे। उसके बाद किसी दीवार पे चढ़ने में और किसी पहाड़ में चढ़ने में, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है हमें ये बताना है। ठीक है, तो पहले तो आप क्वेश्चन लिख लोगे और लिखने के बाद इसका आंसर यस लिखेंगे पहले, कि यस हमने देखा हुआ है और खुद भी आप लोगों ने किसी न किसी छोटे मोटे दीवार के ऊपर चढ़े भी होंगे। ठीक है, तो आंसर यस हो गया। क्लाइंबिंग ए स्मॉल वॉल डजंट रिक्वायर रॉप और एनी एक्सेसरीज, कि कोई भी छोटा दीवार जो होता है इस पर चढ़ने के लिए हमें किसी रस्सी की या फिर कोई एक्सेसरीज की जरूरत नहीं होती है। बस चढ़ गए और कूद गए, खेल लिए, ऐसे मस्ती करते हो आप लोग। बट टू क्लाइंब अ हाई रॉक, लेकिन कोई बड़ा चट्टान है, कोई बड़ा पहाड़ है, उस पर चढ़ने के लिए वी रिक्वायर रॉप, सिलिंग, पिटॉन्स एक्सेट्रा। यानी कि आपको एक्सेसरीज की जरूरत पड़ती है। रस्सी हो गया, सेफ्टी बेल्ट हो गया, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि जो रॉक होता है उस पर से गिर करके हमें इंजरी हो सकती है। तो इस इंजरी को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक्सेसरीज वगैरह यूज करते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। ठीक है, लेकिन दीवार में तो छोटा दीवार है तो उसमें तो नहीं चोट लगेगी, उतना इंजरी नहीं होगी, चांसेस कम है उसमें इंजरी होने के, इसलिए हम लोग इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आप अपने आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब क्लियर होता है ना तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, ठीक है, ताकि मुझे भी पता लगे वीडियो पसंद आ रही है। फटाफट लाइक करो जल्दी से, ठीक है, नीचे लाइक बटन। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है अ फनी इंसिडेंट। अच्छा, अब सेम डेट को, अब डेट आपको नेक्स्ट बताई जा रही है कि 14 फरवरी 1984 की डेट में मैम ने एक अपनी डायरी में नोट करती है, टाइटल लिखा है इन्होंने अ फनी इंसिडेंट, कि उस दिन एक फनी इंसिडेंट होता है जब ये लोग चढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे, इस बीच में कुछ खास बात होती है, उसके बारे में बता रही है। क्या ये फनी इंसिडेंट? पढ़ते हैं। इट वॉज इवनिंग, खोंदोबी वॉज फीलिंग हंग्री। अभी खोंदोबी कौन है पहले उसके बारे में जानो। देखो, जब स्टार्टिंग में फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने आपको करवाया था तो उसके अंदर मीजो एक ट्रेनर थी, यानी कि मीजो एक ट्रेनी थी, जो उसके अंदर जो बहुत सारे जो ग्रुप बने थे, बहुत सारे लोग जो ट्रेनिंग के लिए आए थे और ट्रैकिंग के लिए आए थे, उसमें एक मिजोरम से एक लड़की थी जिसका नाम खोंदोनबी उसका नाम है। ठीक है, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि एक शाम की बात है, खोंदोबी वो बहुत हंग्री फील कर रही थी, यानी उसको बहुत भूख लग रहा था। वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू इट, और हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। सी जम्प ओवर द फेंस एंड गॉट इनटू अ फील्ड, और इसके बाद जब उसे भूख लगी तो आसपास में कोई खेत होगा, फेंस है, तो उस फील्ड में जाके वो, यानी खेत में जाकर के वो जो भी बैरियर लगा उसके ऊपर जंप करके चली गई और खेत में पहुंच गई। सी क्विकली प्लग 2 बिग ककम्बर्स, और उसके बाद जैसे उस खेत में गई तो वहां पे खीरे वगैरह लगे हुए थे, तो 2 बड़े बड़े खीरे उसने तोड़ लिए एंड केम बैक, और तोड़ करके ले आई। वैसे ही जैसे बच्चे बड़ा शरारत करते हैं किसी के दूसरे को खेत में, तो वही वहां से कुछ उखाड़ के ले आए। जैसे पता नहीं आप लोगों ने ये एक्टिविटी की है नहीं की है, मुझे बताना कमेंट में लिख करके कि आप किसी के दूसरे के खेत में जाके कुछ उखाड़ के लाए हो, खाए हो, तो मुझे जरूर नीचे कमेंट में लिख के बताना। देखो, मैंने तो किया है भाई, जब मैं क्लास 3rd 4th 5th ऐसी छोटी क्लासेस में था तो मैंने भी सलगम, मूली, गाजर ये सब खूब उखाड़ के खूब खाया है मैंने। ठीक है, मैंने भी बदमाशी की है,
ठीक है। तो आप लोगों ने कभी ना कभी कोई ना कोई बदमाशी की होगी इस टाइप की। तो उसी के बारे में खोंदोनबी जो है उन्होंने क्या किया, खेत में गई और वहां से 2 खीरे तोड़ करके ले आई, और एक अपने लिए और एक मैडम के लिए जो की टीचर है, जो ये ट्रैकिंग कर रही है। तो दोनों के लिए वो लेके आई। जस्ट देन अ वुमन केम फ्रॉम बिहाइंड एंड कॉट होल्ड ऑफ हर बैग। अच्छा, उसके बाद थोड़ी देर में तो क्या हुआ, जिसका एक खेत था, वो जो लेडी है वहां, जिनकी जो उस खेत की मालकिन एक तरह से कह सकता हूँ, वो उनके पीछे आई और उसने खोंदोबी को पकड़ लिया। देखो भाई, अब जब चोरी करोगे चोरी की सजा तो मिलेगी, तो अब रंगे हाथों पकड़े गए हो, देखो अब क्या होता है। सी स्टार्ट सेइंग समथिंग टू द खोंदोबी इन हर ओन लैंग्वेज। तो जो उनका लैंग्वेज था, जो उनका रीजनल लैंग्वेज, जहाँ पे वो खेत था, जहाँ पे वो पहाड़ है, तो वो जो लेडी जिनका खेत है वो अपनी लैंग्वेज में उसको कुछ कुछ बोलने लग गई। वही जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, मेरे यहाँ से खीरा की तोड़ा, ऐसे करके डांट लगाने की, किसने कहा तुम्हें, ये तुमने कैसे तोड़ लिया, ये तुम्हारा है क्या, इस तरह से डांट लगाने लग गई होंगी। और ये जो डांट लगा रही थी वो अपने ओन लैंग्वेज, यानी उनका जो खुद का लैंग्वेज है, वो रीजनल लैंग्वेज होगा, उस लैंग्वेज में बोल रही थी। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज सेइंग। तो मैम बोल रही है कि हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, पता नहीं क्या बोल रही थी मैडम, वो जो लेडी थी क्या बोल रही थी, हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। क्यों? क्योंकि भाई लैंग्वेज डिफरेंट लैंग्वेज है, समझ में नहीं आता है। खोंदोबी वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन हर म्यूजियम। अब ये मिजोरम की है लड़की खोंदोबी, तो वो क्या कर रही है, तो वो अपने आंसर दे रही है कि वो अपनी चीजों को अपनी लैंग्वेज में, यानी उसका जो लैंग्वेज है मीजो में समझा रही है। सपोज हम लोग नॉर्थ इंडियन है तो हम लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तो होता क्या कि कोई हमें दूसरी लैंग्वेज में कुछ पूछता है तो हम लोग उसकी लैंग्वेज नहीं जानते, तो हम लोग क्या करते हैं, हिंदी में आंसर करते हैं। अगर हम इंग्लिश आती है तो हम लोग इंग्लिश में आंसर करते हैं, पंजाबी आती है पंजाबी में आंसर करते हैं, है ना। तो उसे मीजो आती है तो वो मीजो में अपना आंसर दे रही है कि मैंने ये इसलिए तोड़ा था, मुझे भूख लगी थी, खाने को कुछ नहीं था मेरे पास। तो इस तरह से वो मीजो में इस चीज को एक्सप्लेन कर रही है कि क्यों मैंने आपके खेत में जाकर के ये सब चीजें की, खीरा तोड़ के क्यों लाई, उसके बारे में वो बता रही थी। तो ऐसा होता है ना, आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो वो ये बता रही है कि वो मीजो लैंग्वेज विच वी कुड नॉट अंडरस्टैंड, और ये जो मीजो लैंग्वेज है वो हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। यानी कि खोंदोबी जो बोल रही थी वो लेडी को नहीं समझ में आ रहा था, जो लेडी बोल रही थी वो खोंदोबी को नहीं समझ में आ रहा था, यानी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी बट नाइदर ऑफ देम कुड अंडरस्टैंड इट। अच्छा, जो मैम है वो ट्राई कर रही थी हिंदी में सब कुछ एक्सप्लेन करने की, लेकिन इन दोनों में से ना तो वो जो ऑनर, खेत की जो ऑनर थी, मालकिन जो थी, वो वुमन थी, वो ना तो वो समझ पा रही थी और ना ही जो खोंदोबी है वो समझ पा रही थी। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से किसी को हिंदी नहीं आती थी। तो ये मैडम जो हिंदी में एक्सप्लेन कर रही थी, इन दोनों में से किसी के समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। फाइनली आई फोल्डेड माई हैंड टू से दैट वी वर सॉरी। उसके बाद जब कुछ नहीं हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, इतनी बहसबाजी हो गई थी, तो मैम ने क्या किया, अपने हाथ को जोड़े और उनसे सॉरी मांगा। जैसे हम हाथ जोड़ के दूसरों से माफी मांगते हैं, वैसे मैम ने माफी मांगी कि भाई हमने आपका नुकसान कर दिया, हमने आपका खीरा तोड़ लिया। भाई शब्दों में तो नहीं समझ में आ रहा है, तो हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ के उन्होंने माफी मांगी कि अब हम नहीं करेंगे, हमने आपका नुकसान कर दिया। वैसे जब हम भी किसी का नुकसान करते हैं तो हमें दूसरों को सॉरी बोलना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। तो इन मैम ने और जो खोंदोबी इन लोगों ने क्या किया, उनसे लेडी से माफी मांगा कि भाई अब हम नहीं करेंगे, हमने आपका नुकसान कर दिया, आगे से हम ध्यान रखेंगे। तो उन्होंने माफी मांगी। बाय देन आवर ग्रुप हैड गॉन फार अहेड, और इस बीच में जो उनका ग्रुप था वो कहीं और आगे चला गया। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, और ये अंधेरा होने लग गया, शाम का टाइम था, अंधेरा होना स्टार्ट हो गया। आई थॉट वी हैड लॉस्ट अवर वे, और अब मैम को लगने लग गया कि हम लोग अपना रास्ता भूल गए हैं। नाउ वी वर रियली स्कैर्ड, अब हमें डर भी लगने लग गया। वी कुड नॉट सी एनीथिंग इवन विद अवर टॉर्च। आई स्टार्ट स्वेटिंग इवन थ्रू इट वॉज कोल्ड। अच्छा, अब मैम बोल रही है कि भी अब अंधेरा होने लग गया, हमारे पास टॉर्च भी था, बस उस टॉर्च को भी यूज करके भी हमें कुछ कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे तो ये सर्दी का मौसम था, कोल्ड था, बट इन्होंने ट्रैकिंग वगैरह की थी, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी इन लोगों ने कर रखी थी, तो इनको पसीने भी आ रहे थे। सर्दी में पसीने यूजली नहीं आते किसी को, बट अगर आपको ये फिजिकल एक्टिविटी को, खूब दौड़ लगाओगे, खेलो कूदोगे, तो आपको पसीने आ सकते हैं। तो वो मैम भी बोल रही है कि इवन कोल्ड था, सर्दी का टाइम था, फिर भी हमें पसीने आ रहे थे। क्यों? क्योंकि हम लोग पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे थे, शायद ये वजह रही होगी। आई टाइटली हेल्ड खोंदोबीज हैंड, आई कॉल्ड आउट लाउडली, और फिर इन दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिया और चिल्ला चिल्ला के आवाज लगाने लगी, ताकि जो उसके बाकी जो भी टीम मेंबर है वो लोग सुन लें और सब लोग अच्छे से कनेक्ट हो जाएं। तो इन लोगों ने ऐसा किया। वेयर आर यू ऑल, कैन यू हियर मी, और इन्होंने जो आवाज लगाना स्टार्ट किया कि भी कहाँ हो तुम लोग, बाकी लोगों को तुम लोग कहाँ हो, ये पूछने लगे, क्या तुम हमें सुन सकते हो। इस तरह की आवाजें इन दोनों ने लगाना स्टार्ट कर दी। माई वॉइस ईगोड इन द माउंटेन, वी बोथ स्टार्टेड टू विसल लाउडली एंड फ्लैश अवर टॉर्च। उसके बाद जब ये आवाज लगा रहे थे, लोग नहीं पहचान पा रहे थे, भी आवाज नहीं पहुंच पा रही, तो जो चिल्ला रहे थे, तो जो माउंटेन है, माउंटेन में इनकी आवाज इको होने लगी, यानी कि रिपीट होती है ना,
तो उस तरह से आवाज रिपीट होने लगी। और फिर उनके बाद जो विसल वगैरह था, विसल को बहुत तेजी से उन्होंने बजाना स्टार्ट कर दिया, सीटी बजाना स्टार्ट कर दिया जो विसल उनके पास था। और उसके बाद जो टॉर्च वगैरह था इसको भी उन्होंने ऑन करके इधर उधर दिखाने लगे, ताकि टॉर्च की रोशनी से लोगों को पता लग जाए कि ये दोनों यहाँ पर हैं। Probably the group had noticed that we were missing. We heard some whistle at the distance. और जब इन्होंने सीटी वीटी बजाई तो जो इनके पास विसल था, तो जो इनके ग्रुप के जो बाकी मेंबर थे तो वो लोग भी ढूंढ रहे होंगे इनको, तो उन्होंने भी उधर से सीटी बजाई। ठीक है, तो जिनसे इनको इंडिकेशन मिल गया कि दूर में आसपास में कहीं पे इनकी टीम के मेंबर हैं, तो सब लोग एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन कहाँ पर है। आई अंडरस्टैंड द सिग्नल। और उसके बाद ये जो मैम वो बता रही कि हमने उनका जो एक सिग्नल था बताने का, सीटी बजा के पता लग गया कि भाई वो लोग वहां पर है। यानी कि ढूंढने का एक तरीका होता है, जब हम खो जाते हैं तो टॉर्च यूज कर लिया, सीटी यूज कर लिया, आवाज लगा करके, तो ये तरीका होता है कि एक दूसरे ग्रुप में दोबारा हम लोग मिल सके अगर खो जाए तो ये मैडम बता रही है। वी हैड ईच अदर्स हैंड टाइटली एंड वेटेड। खोंदोबी फेल्ट दैट वी शुड keep talking. She started singing a Mizo song loudly. After some time, we saw them coming towards us. At last, we were with the group again. अच्छा, अब इस बीच में क्या हुआ कि इन दोनों ने अपने एक दूसरे के हाथ को अच्छे से टाइट पकड़ के, क्योंकि अंधेरा हो रहा था, और उसके बाद वेट करते रहे ताकि इनके जो टीम के मेंबर है वो लोग आ जाएं। अच्छा, इस बीच में क्या हो गया, ये जो दोनों हैं यानी मैडम और ये जो मीजो गर्ल है, ये दोनों आपस में खूब बातचीत करने लगे। और इस बीच में जो खंदोबी है उसने अब मीजो में जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में उसने गाना भी स्टार्ट कर दिया बहुत तेज आवाज में, ताकि जो बाकी लोग जो ग्रुप के मेंबर हैं उसकी आवाज पहचान करके उसके पास आ सके। तो वो सारी चीजें बताया जा रहा है। और लास्ट में क्या हुआ, तो ग्रुप के जो बाकी जो मेंबर है वो लोग उनके पास पहुंच गए और ये लोग सब लोग ग्रुप में फिर से इकट्ठे हो गए। तो प्रीवियस क्वेश्चन जो आपने किया था, क्वेश्चन नंबर 15 किया था, इस 15 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 16। देखो ये वाला क्वेश्चन 16 क्वेश्चन। तो पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे क्वेश्चन क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे। क्वेश्चन है, इज देयर एनीवन इन योर क्लास whose language do you not understand or who does not understand yours? What do you do in such a case? अच्छा, अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग बताओ कि आपकी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है, एनीवन, कोई भी है जिसकी लैंग्वेज आप नहीं समझ सकते, वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझ सकता। सपोज आप नॉर्थ इंडिया से हम लोग हैं, ठीक है, नॉर्थ इंडिया का, अगर कोई साउथ इंडिया का फ्रेंड आपका क्लास में है तो आप उनसे कई बार प्रॉब्लम हो जाती है कि साउथ इंडियन जो लैंग्वेज बोलते हैं वो आपको नहीं समझ में आता, आप लोग जो लैंग्वेज बोलते हो साउथ इंडियन को नहीं समझ में आता। तो इस तरह की प्रॉब्लम क्लास में भी कई बार क्रिएट हो जाती है। तो अगर आपकी क्लास में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसके बारे में बताओ। और उसके बाद जैसे पूछा जा रहा है कि जब इस तरह की प्रॉब्लम, इस तरह का जो केस होता है, तो उस टाइम आप क्या सोल्यूशन निकालते हो, किस तरह से कम्युनिकेशन करते हो, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखो मेरी क्लास में जो बच्चे हैं, एक बच्चा है साउथ इंडियन, ठीक है, तो वो उसके साथ जो बाकी जो उसके फ्रेंड है तो कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ तो करते होंगे, तो जो उसको आता होगा वो उसके अकॉर्डिंग बातचीत करते होंगे। यूजुअली हिंदी नहीं आती तो इंग्लिश से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपकी क्लास में भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो। तो पहले तो क्वेश्चन नोट करोगे और क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है कुछ इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। यस, वन स्टूडेंट इन माई क्लास who neither understand my regional language nor I understand her regional language। कि आपकी क्लास में कोई ऐसा लड़का या लड़की, कोई भी हो सकता है, तो उसके बारे में आप बता सकते हो कि अगर लड़की है तो हर यूज कर लिया, लड़का है तो हिज यूज कर लिया, वो आपके ऊपर है। कि आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जो कि आपकी रीजनल लैंग्वेज जैसे हिंदी या फिर जो और भी दूसरी लैंग्वेज है वो नहीं समझ सकता, और उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है जहां से वो बिलोंग करता है, ठीक है, तो उसकी लैंग्वेज आप लोग नहीं समझ सकते। इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि वी कन्वे इन द कॉमन लैंग्वेज विच वी बोथ अंडरस्टैंड। और उसके बाद जो भी कॉमन लैंग्वेज है, जैसे सपोज करो इंग्लिश की बात कर ले, तो इंग्लिश एक तरह से कॉमन लैंग्वेज होगी जो आपके फ्रेंड को भी आती होगी और आपको भी आती होगी। तो आप कम्युनिकेशन के लिए क्या करते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज को यूज कर लेते होगे, यानी कि जो दोनों समझ सकते हैं उस लैंग्वेज को हम लोग यूज करके बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कर सकते हो। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करना कैसे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। हैव यू एवर लॉस्ट योर वे? कि जिस तरह से खोंदोबी और ये मैम जो ट्रैकिंग के लिए आई थी, ये दोनों के दोनों अपना रास्ता भूल गए थे, ठीक है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ तो उसके बारे में बताओ। फिर नेक्स्ट पूछा जा रहा है व्हाट डिड यू डू देन? और इस जब ये प्रॉब्लम आपके सामने आई, इस तरह की प्रॉब्लम, तो आपने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या निकाला था वो भी बताओ। जब आप छोटे होगे तो कभी ना कभी तो रास्ता भटक ही गए होगे, तो जो रास्ता भटके थे उसके बारे में बताओ। फिर आपने क्या सोल्यूशन निकाला वो भी बताओ। यानी कि आपकी लाइफ से आपको अपना आंसर बताना है। तो सपोज मुझे अगर इसका आंसर लिखना हो क्वेश्चन नंबर 17 का, तो मैं आंसर इस तरह लिख सकता हूँ, यस आई लॉस्ट माई वे टू होम। कि कई बार हम खेलने कूदने कहीं दोस्तों के घर चले जाते हैं तो हम अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं। ये कब होता है? जब हम बहुत छोटे होते हैं।
ठीक है, तो ऐसा हुआ था। आई टुक हेल्प ऑफ पीपल अराउंड मी, और जो आसपास के लोग हैं फिर हम क्या करते हैं, उनको बोलते हैं अंकल मुझे रास्ता नहीं पता, मेरा घर है, तो पूछते हैं कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है, तुम्हारे दादा का नाम क्या है, और इसकी हेल्प से लोग क्या करते हैं, हमें गाइड करते हैं। अच्छा तुम उनके लड़के हो, चलो 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 मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ आता हूँ। तो छोटे बच्चों को इस तरह से हेल्प की जाती है। इसलिए आपके मम्मी पापा वगैरह क्या करते हैं, आप लोगों को नाम याद करवा देते हैं कि भाई तुम्हारे पापा का नाम ये है, मम्मी का नाम ये है, दादा का नाम ये है, दादी का नाम ये है, याद करवा देते हैं। और इवन आज के टाइम पे तो मैं तो ये कहूंगा सभी बच्चे अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर याद कर लो भाई। वैसे तो याद ही हो गया होगा, क्लास 5 में आते आते सबको याद हो जाता है। ठीक है, अगर नहीं याद है तो याद कर लो भाई। ठीक है, अपने फैमिली के जितने भी मेंबर हैं सबकी जो कॉन्टैक्ट नंबर है आपको याद होना चाहिए। इस तरह की सिचुएशन में आप फोन करके किसी से फोन करवा करके कि भी आप अपने पेरेंट्स को या फैमिली मेंबर को बुला करके भी रास्ते अगर भटक गए हो तो अपने घर पहुंच सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 18, और 18 क्वेश्चन में ये है, व्हाई डू यू थिंक खोंदोबी वुड हैव संग लाउडली। आज जो खोंदोबी थी उसने जो मिजो में गाना गाना स्टार्ट कर दिया था, तो उसने बहुत तेज तेज आवाज में गाना क्यों स्टार्ट किया था ये बताना है आपको। तो आपको जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था तभी बताया था, ताकि उसके जो टीम मेंबर है उसको आइडेंटिफाई कर सके, वो लोग कहाँ है, उसकी लोकेशन का पता लग सके, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। तो आप इसका आंसर यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपको जिस तरह से लिख सकते हो कि खोंदोबी संग लाउडली सो दैट इट वुड हेल्प द अदर टीम मेंबर, और लिख लो अदर टीम मेंबर टू फाइंड देम इजिली। जो अदर टीम मेंबर्स हैं, जो बाकी लोग भी इनके साथ ट्रैकिंग कर रहे हैं, वो लोग इनको आसानी से इनको फाइंड कर सके, इन्हें ढूंढ निकाले। इसलिए खोंदोबी ने क्या किया था कि गाना गाना स्टार्ट कर दिया था अपनी मिजो लैंग्वेज में, और तेज लाउडली इसने गाना स्टार्ट कर दिया था, ताकि अगर कोई दूर भी है तो भी उनकी आवाज सुन सके और उनके पास तक पहुंच सके। ठीक है, तो एक वर्ड मिसिंग है यहाँ पे, टीम मेंबर लिखना, अदर टीम मेंबर ये मेंशन कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 19, इसे एक बार पढ़ लेते हैं। Have you ever seen someone doing something special to get over their fear? जब भी कभी आप लोगों ने कभी किसी को देखा है कि अगर उसको डर लगता है किसी चीज को लेकर के, तो अपने उस फियर को दूर करने के लिए, उस डर से बचने के लिए कुछ एक्टिविटी करता है, तो उसके बारे में आपको बताना है। और जैसे क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट एंड व्हेन, और इस तरह की एक्टिविटी वो कब करता है और क्या करता है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, जब आपको भी डर लगता है तो आप लोग भी कुछ ना कुछ करते हो, तो अपने डर को भगाने के लिए क्या करते हो भाई वो बताओ, या किसी और को आपने करते देखा है तो उसके बारे में आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 पहले तो नोट कर लोगे। नोट करने के बाद इसका आंसर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, यस आई हैव सीन माई यंगर ब्रदर, कि आपका छोटा भाई या छोटी बहन, यंगर सिस्टर, यंगर ब्रदर, उनको जब डर लगता हो तो कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे सपोज मैं अपना आंसर लिखना चाहूँ तो इस तरह लिख सकता हूँ, आई हैव सीन माई यंगर ब्रदर क्लोजिंग हर, एक अगर लड़का है तो हिज लिख लो। ठीक है, अगर ब्रदर, अगर आप सिस्टर लिखोगे, मैं ठीक कर देता हूं यहाँ पे, अगर आप सिस्टर लिखोगे तो यहाँ पे हर लिख लेना। ठीक है, ध्यान रखना हिज या हर डिपेंड करता है आपके आंसर के अकॉर्डिंग, कि अगर आप ब्रदर लिख रहे हो तो आप हिज लिखोगे, अगर आप सिस्टर लिख रहे हो तो हर लिख लोगे। ठीक है, तो ये ठीक कर लेना यहाँ पे कि यस आई हैव सीन माई यंगर ब्रदर क्लोजिंग हिज आईज एंड शाउटिंग लाउडली आउट ऑफ फियर, कि इस फियर से बचने के लिए वो चिल्लाना स्टार्ट करने लग जाता है, रोने लग जाते हैं बच्चे, छोटे बच्चे तो, कि अपने डर को भगाने के लिए। तो जो भी चीजें आपने करते हुए देखा है वो आप अपने आंसर में यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके लिए, क्वेश्चन नहीं कहूंगा इसको मैं, एक एक्टिविटी है और इसमें हेडिंग है ट्राई, कि आपको ट्राई करना है। क्या एक्टिविटी एक बार पढ़ लेते हैं। आस्क योर फ्रेंड फॉर अ बुक विदाउट स्पीकिंग, कि आपको क्या करना है, अपने एक फ्रेंड से किताब मांगना है लेकिन बिना बोले, यानी कि आपको किताब चाहिए, किताब मांगना है, बट आप बोलोगे नहीं बल्कि एक्ट करके उनसे मांगोगे। एंड ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग टू द क्लास इन सेम वे, और यही चीजें तुम अपने क्लास में दूसरों को करके बताओ, यानी कि एक्टिंग करके बताओ। सपोज अगर आपको ईवीएस की बुक मांगनी किसी से, तो ईवीएस की बुक के लिए क्या एक्टिंग करोगे, या आपको एक्ट करके दिखाना है। मैथ्स की बुक चाहिए तो मैथ्स की बुक के लिए, हिंदी की किताब चाहिए हिंदी की किताब के लिए, ठीक है, इंग्लिश के लिए चाहिए तो इंग्लिश के लिए क्या एक्ट करोगे, तो एक्ट करके अपने दोस्त से ही मांगना है। ये एक्टिविटी है जो आपको खुद से कर लेंगे। ठीक है, तो आज ऐसा करते हैं, इस वीडियो में यहीं तक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 तक ही करते हैं, और ये एक्टिविटी प्लस में, ठीक है, यहीं तक करते हैं। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं और जो स्टोरी जो रह गई है वो स्टोरी हम करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 4 में। तो चैप्टर 9 का 3 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, उम्मीद है आपने सारी देख लिए होंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट है 4th पार्ट, इसके बाद आपको वो देखना है। वीडियो को लाइक करके मुझे बताओ कि वीडियो आपको पसंद आ रही है। अगर कोई डाउट रह जाता है, नहीं समझ में आता है, तो आप नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, @Mr. Krishna Sir मेरी आईडी है, जहां पर्सनली कनेक्ट करके अपने डाउट वगैरह मुझसे पूछ सकते हो, तो फॉलो जरूर कर लो। ठीक है, नई वीडियो की अपडेट के लिए चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन और प्रेस करो, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सके।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।